हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी रिप्रेजेंटिंग एन आके 9। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर सीएस स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये काम अब तक कर लिया होगा, और जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो भी ये काम कर ले। अब हमें क्या काम करना है? सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसका रीजन क्या है, मैं आप लोगों के लिए ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस। हम आप लोगों के लिए जो भी चीज प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल हो सके, वो टाइमली आप उससे नोटिफाई हो सके, और अगर कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों तक डिलीवर करनी है तो उससे भी आप इजीली अपडेट रह सके। सो डियर स्टूडेंट्स, subscribe the channel and press the bell icon. And without wasting time, now let's start the session. अब तक के लास्ट सेशन में हमने कैपिटल गेन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने उसके कैपिटल गेन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन. So dear students, this session is going to be very interesting. Now, start with the first question. Here is the first question. Section 50C makes special provisions for determining the full value of consideration in case of transfer. Section 56 सेक्शन 56 किसे डिफाइन करता है? ये किसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? याद रखना, ये क्वेश्चन सेक्शन से, कैपिटल गेन में से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बेसिक सेक्शन है, और हम आगे डिस्कस करने वाले एग्जाम्पशंस के सेक्शन, जिनमें कैपिटल गेन में कुछ एग्जाम्पशंस प्रोवाइडेड है अंडर सम सेक्शंस, कुछ सेक्शंस में कुछ एग्जाम्पशंस प्रोवाइडेड है अंडर कैपिटल गेन। तो ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेक्शन 50C. Section 50C makes a special provision for determining the full value of consideration in case of transfer. किसके ट्रांसफर के लिए स्पेशल प्रोविजन बना है? इन सेक्शन 50C for the considering the full value of consideration. Answer is B. सेक्शन 50C क्या डिफाइन करता है? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग कि लैंड और बिल्डिंग को अगर हमने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर में कुछ भी हो सकता है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंग्विशमेंट, फर्दर ट्रांसफर, कोई भी कंडीशन हैपन हो सकती है। अब अगर सेक्शन 50C में किसके लिए बोल रहे हैं? लैंड और बिल्डिंग को अगर हमने ट्रांसफर किया है, लैंड और बिल्डिंग को हमने ट्रांसफर किया है, तो हम उसके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कैसे कंसिडर करेंगे? as per the provision provided in under section 50C. Clear? 50C किससे डिफाइन कर रहा है? लैंड और बिल्डिंग। Clear? Now next question is in case of immovable property being land or building or both, if held for a period of 24 months shall be treated as. हमने पहले एक चीज डिस्कस की थी कि कैपिटल गेन चैप्टर में कुछ पीरियड स्पेसिफाई है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। उसके अंदर कुछ कैटेगरी डिवाइडेड है एसेट्स की कुछ कैटेगरीज डिफाइन है कि अगर इस एसेट को हमने इस टाइम पीरियड तक होल्ड किया तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर बियॉन्ड दिस टाइम पीरियड हमने उसे होल्ड किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड और बिल्डिंग, और मे बी बोथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, और मे बी बोथ। ठीक है, अब इसे हम टाइम पीरियड 24 मंथ्स तक हम इसे हेल्ड कर रहे हैं। कितने टाइम तक? 24 मंथ्स तक हम इसे हेल्ड कर रहे हैं। तो कैसे ट्रीट होगा? शॉर्ट टर्म। कैसे ट्रीट होगा? शॉर्ट टर्म। इफ इट हैड फॉर द बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, अगर 24 मंथ से ज्यादा के लिए हम उसे हेल्ड करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 24 मंथ्स तक हमने उसे हेल्ड किया है, only for the 24 months, so it will be treated as a short term capital gain. Clear? Now next question. Now here is the interesting question. Compute the capital gain. इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। देखते हैं हमें किसको इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली याद है। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द ईयर इफ मिस्टर रॉय sells his personal motor car on 11th April 2019 for rupees 2,55,000, which was acquired on
31st July 2017 for rupees 6,50,000. The expense on transfer are 2% of selling price. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। किस चीज के लिए? मिस्टर रॉय ने एक सेल किया है, मोटर कार को सेल किया है, कितने के, किस अमाउंट में? 2,55,000। ठीक है, एक्वायर्ड कब किया था उन्होंने? एक्वायर्ड कब किया था उन्होंने? 31 जुलाई 2017 को। कितने अमाउंट के लिए? 6,50,000 में। 6,50,000 में उन्होंने एक्वायर किया था। उन्होंने सेल कितने में किया है? 11 अप्रैल 2014। क्लियर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल गेन। अब सेल किया उन्होंने? पर्सनल मोटर कार। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा कि मोटर कार को हम कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं करते। तब हम मोटर कार को कैपिटल एसेट में ही ट्रीट नहीं करते तो हम उस पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दोबारा इस चीज को ध्यान से सुनना कि मोटर कार कैपिटल एसेट में ट्रीट नहीं होता है तो हम कैपिटल गेन उस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। किस लिए? कि पर्सनल मोटर कार सेल की गई है। अब मोटर कार हमारे कैपिटल एसेट में ही कैलकुलेट नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता, तो हम उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो आंसर इज आंसर ए नील। रीजन बिहाइंड इट कि मोटर कार इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट। अब कोई एसेट कैपिटल एसेट में ही कैलकुलेट नहीं होता, हम उस पर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए भी हमने एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए मींस उस पर इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए उस पर 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देयर मस्ट बी 4 कंडीशन which has to be satisfied. First one क्या थी? There must be a capital asset. Second one is there must be a transfer of such capital assets. ठीक है, थर्ड वन क्या थी? The transfer of the capital asset has been affected during the previous year. प्रीवियस ईयर में उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हैपन हुआ। ठीक है, फोर्थ वन इज द कंसिडरेशन मस्ट बी एडुकेट एंड लॉफुल। क्लियर? तो 4 कंडीशन में अगर हमारी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मोटर कार इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। उस पर हम कैपिटल अमाउंट, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो आंसर इज नील। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज short-term capital gain is a gain arising. Short-term capital gain is gain arising from the transfer of asset which is held by assessee for not more than. शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करी है। एज आई टोल्ड यू कि कुछ कंडीशन स्पेसिफाई है पर्टिकुलर असेट्स के लिए। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पीरियड तक हमने इसे होल्ड किया है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म। और अगर टाइम पीरियड के बियॉन्ड हम उसे हेल्ड करते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे ट्रीट होगा अगर उसे एसएससी ने उसे हेल्ड कर रखा है तो? देखिए ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमें। 36 months from the date of its acquisition, 12 months from the date of its acquisition, and C option is 12 months in the case of shares, bonds and other listed securities. Got it? ठीक है। Second one is 24 months in the case of immovable property and 36 months in case of other assets. So answer C is correct. Answer C हमें क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर शेयर्स, बॉन्ड्स या अदर लिस्टेड सिक्योरिटी को हमने 12 मंथ्स तक हेल्ड किया गया है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गॉट इट। सेकंड वन इज अगर हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को 24 मंथ्स तक हेल्ड किया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज short term capital gain. Clear? And in other particular assets, the time period is 36 months. Beyond this time period, it will be treated as a long term capital gain. Clear? I hope समझ में आएगा. So answer C is correct. Now next question is
द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन विल बी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की। एम्प्लॉयज को जो हमने कंपनी ने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एम्प्लॉयज को जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए कंपनी ने, उसके लिए हम उसकी फुल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ट्रीट करेंगे, F&B on such share or sweat equity shares which will be taken into consideration for valuation। याद रखना, स्वेट इक्विटी शेयर्स हम एम्प्लॉयज को प्रोवाइडेड करते हैं मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे, ठीक है। अब जिस वैल्यू पे हमने उसे प्रोवाइड किया है, इट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इट विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जिस अमाउंट पे, जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे हमने एम्प्लॉयज को ऑफर प्रोवाइडेड किया है, उसी अमाउंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? सो आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the advance money received by an assessee in earlier occasion of transfer which could not be materialized is forfeited on or after 1 April 2016 it shall be। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है, सपोज कोई प्रॉपर्टी है एक्स, ठीक है, मिस्टर ए ऑनर है इस प्रॉपर्टी के। क्लियर? अब मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, ठीक है, टू मिस्टर बी, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं टू मिस्टर बी को। क्लियर है? ठीक है, मिस्टर ए है, एक्स प्रॉपर्टी है उनके पास, वो प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं टू मिस्टर बी। क्लियर? अब मिस्टर बी के लिए इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इन्होंने अमाउंट डिसाइडेड किया कि इन ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे 20 लाख में, 20 लाख में इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला ओके ठीक है 20 लाख में मैं इस प्रॉपर्टी को बाय कर रहा हूँ, ऑल राइट ठीक है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए ने बोला कि मुझे कुछ एडवांस मनी रिक्वायर्ड है, आप कुछ एडवांस पेमेंट करेंगे, तो मिस्टर बी ने 5 लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, ध्यान से याद रखना कि अभी प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है, ठीक है। तो मिस्टर बी ने उन्हें एडवांस पेमेंट कर दिया 5 लाख का, गॉट इट। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी कंडीशंस हुई कि मिस्टर बी ने डिनाई कर दिया कि वो उस प्रॉपर्टी को बाय नहीं करेंगे। मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी को बाय करने से मना कर दिया, खरीदने से मना कर दिया, ठीक है। मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी से खरीदने से मना कर दिया, लेकिन जो आपने एडवांस मनी मुझे एडवांस पेमेंट किया था मैं उसे रिटर्न नहीं करूंगा। उसका रीजन क्या है कि अगर सपोज उन्होंने अगर ये डील होती तो दिस इज वेल एंड गुड, अगर इस कंडीशन में आपने मुझे मना कर दिया तो मेरा लॉस हुआ। लॉस किन टर्म्स में हुआ कि हो सकता है उन्हें कोई और बायर मिल जाता, उस प्रॉपर्टी को अच्छे अमाउंट में सेल कर देते, तो मिस्टर ए को लॉस हुआ। मिस्टर ए ने क्या बोला कि आपको डील कैंसिल करनी है, ठीक है आप डील कैंसिल करो, लेकिन मैं आपको जो आपने एडवांस पेमेंट किया था मैं उसे आपको रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है, उसे रिटर्न नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जो 5 लाख का अमाउंट हुआ ये क्या हुआ, एडवांस मनी फॉरफिटेड, जो एडवांस पेमेंट आया था एडवांस मनी फॉरफिटेड, फॉरफिट कर लिया मींस उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो एडवांस मनी फॉरफिटेड, ठीक है। अब इस अमाउंट को कैसे टैक्सेबल करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, बिफोर 1 अप्रैल 2014 अगर किसी पर्सन ने, किसी असेसी ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से हम डिडक्ट कर देंगे। जो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली है उस असेट की, उसमें से हम उस एडवांस मनी को डिडक्ट कर देंगे बिफोर 1 अप्रैल 2014। क्लियर? आफ्टर 1 अप्रैल 2014 अगर किसी असेसी ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो उसको हम कैसे टैक्सेबल करेंगे, अंडर द हेड अदर सोर्स। इन क्रक्स याद रखना, इन सिंपल वे में अगर बोलूं कि 1 अप्रैल 2014 से पहले किसी पर्सन ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो वो डिडक्ट होगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? और अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद किसी असेसी ने एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर?
एडवांस मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, एडवांस मनी फॉरफिटेड का, और इसका हमें कैसे ट्रीट करना है, इसकी इनकम को कैसे टैक्सेबल करना है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एडवांस मनी रिसीव्ड बाय असेसी इन अर्लियर ओकेजन ऑफ ट्रांसफर व्हिच कुड नॉट मैटेरियलाइज इज फॉरफिटेड, मींस ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने उस मनी को फॉरफिट कर लिया, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016। 2016 के बाद 2014 के बाद हमने कहा था कि अदर सोर्स में ट्रीटेड होगा, ये कब हुआ, 2016 में, इट विल बी शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है, उसकी इनकम को हम कैसे टैक्सेबल करेंगे, उसे हम कैसे चार्ज करेंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of long-term capital gain, the amount to be deducted from the consideration price shall be, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक डिफरेंस आता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों में से माइनस होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस नहीं होगी, उसमें से माइनस होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट सीरीज में क्लियर किया था कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है कि सपोज अगर हमने कोई प्रॉपर्टी 1981 में परचेज की, ठीक है, उससे हम सेल कर रहे हैं 2021 में, अब उस टाइम मनी की वैल्यू कुछ और थी और आज के टाइम में हम मनी की वैल्यू कुछ और है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे कम करने के लिए हमें उसे इंडेक्स्ड करना पड़ता है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, the amount to be deducted from consideration price shall be indexed cost of acquisition, indexed cost of acquisition। फर्दर हम उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी डिडक्ट करते हैं, वो अदर प्रोविजन है, लेकिन हम कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हम कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिडक्ट करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हियर इज द एक्सेप्शंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होते हैं एक्सेप्ट द केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर के केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा आपको इंडेक्स का कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है, जिस अमाउंट में हमने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है, उस असेट को सेल किया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, conversion of capital gain into stock in trade will result into capital gain of the previous year. Conversion on capital gain into stock in trade. अब ये क्या होता है, सॉरी here is the printing mistake, capital asset, capital asset, capital asset को हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे स्टॉक इन ट्रेड को। स्टॉक इन ट्रेड को मीन्स हमारे पास ये हमारी असेट थी, इसे हमने ट्रेड का हमारे बिजनेस में यूज लेने लग गया एज अ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर? अब ये स्टॉक इन ट्रेड, अब इस स्टॉक इन ट्रेड पे जो कैपिटल गेन अराइज होगा, जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो किस ईयर में टैक्सेबल होगा, किस ईयर में टैक्सेबल होगा, इन द ईयर ऑफ कन्वर्शन, इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। इसकी बहुत टैक्सेबिलिटी है, इसके डिफरेंट प्रोविजंस है, इसे बहुत ध्यान से समझना कि अगर कन्वर्जन हो रहा है कैपिटल की असेट का स्टॉक इन ट्रेड में, कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो कैपिटल गेन कब टैक्सेबल होगा, इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन टेक प्लेस। क्लियर? वाइस वर्सा, अगर स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल के असेट में, अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल असेट पे, तो इस पे जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, ये कब टैक्सेबल होगा, इन द ईयर व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और ट्रांसफर। देखो कैपिटल असेट ट्रांसफर हो, कन्वर्ट हो रही है स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस ईयर कन्वर्जन हुआ है उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। क्लियर?
अगर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो कब टैक्सेबल होगा? जब वो स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा या ट्रांसफर होगा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक में तो हम कन्वर्जन में ईयर में टैक्सेबल कर रहे हैं और एक में हम कर रहे हैं जब वो एसेट को हम सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड शेल बी। कन्वर्जन किनका हो रहा है? पर्सनल इफेक्ट्स का। पर्सनल इफेक्ट्स को हम कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं करते हैं, तो हियर इज द सिंपल क्वेश्चन। सो आंसर इज बी, नॉट सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। रीजन बिहाइंड इट कि हम पर्सनल इफेक्ट्स को कैपिटल गेन में कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो समझ में आया, पर्सनल इफेक्ट्स अगर स्टॉक इन ट्रेड में ट्रीट हो रहा है तो उस पर कैपिटल गेन चार्जेस नहीं होगा, उसकी डिफरेंट टैक्सेबिलिटी होगी, हम उसे बिजनेस में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है? क्योंकि रीजन क्या है उसका कि पर्सनल इफेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of compulsory acquisition, if the assessee received enhanced compensation, the enhanced compensation shall be taxable as। कंपल्सरी एक्विजिशन क्या होता है? देखो, सपोज लाइक एन एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एरिया है, इस पे बहुत सारे लोग हैं, इन सबकी बिल्डिंग्स है। ठीक है? गवर्नमेंट को क्या लगता है? गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो इस एरिया को एक्वायर कर ले। अब कोई भी पर्पस हो सकता है, वहां पे उन्हें फ्लाईओवर बनाना है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कोई प्लांट एस्टैब्लिश करना है, ब्रिज बनाना है, या पब्लिक के बेनिफिट में कुछ असेट क्रिएट करनी है। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इस एरिया को वो एक्वायर कर ले। तो गवर्नमेंट इन लोगों को क्या बोलेगी कि हम इस एरिया को एक्वायर कर रहे हैं और इसके रिटर्न में हम आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है? ये सब एग्री होते हैं और इन्होंने गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है? अब कैपिटल एसेट थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है? वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है? एलसीजी और एससीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है? अब एक कंडीशन अराइज होती है कि मिस्टर ए को ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो मिस्टर ए ने क्या किया? केस फाइल किया इन द कोर्ट में केस फाइल किया और उन्होंने क्या अपील किया कि जो हमें कंपल्सरी एक्विजिशन के रिटर्न में जो हमें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम है। ठीक है? केस होता है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट आती है, कोर्ट क्या बोलती है कि आपको इसे और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है? अब गवर्नमेंट मिस्टर ए को फर्दर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा रही है, दैट इज एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। एनहांस्ड कॉम्पनसेशन समझ में आया कि कॉम्पनसेशन तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन अगर कोई पर्सन उससे एग्री नहीं है, उसे एग्रीव्ड फील हो रहा है कि ये कम अमाउंट है, तो वो फर्दर अपील कर सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि उसके पास वैलिड फैक्ट्स है, गवर्नमेंट की मिस्टेक है, तो गवर्नमेंट को वो ऑर्डर दे सकता है कि आप उसे फर्दर और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराओ। अब गवर्नमेंट उसे और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करा है, दैट इज एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। क्लियर? एनहांस्ड कॉम्पनसेशन हो गया। अब ये एनहांस्ड कॉम्पनसेशन को हम कैसे टैक्सेबल करेंगे? शॉर्ट टर्म टैक्सेबल करेंगे या लॉन्ग टर्म टैक्सेबल करेंगे? इसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई है कि जो हमने कंपल्सरी एक्विजिशन का पहले, अब ऐसा तो नहीं है कि आज हमने केस फाइल किया कल ही हमें जजमेंट मिल गया, केस कितने भी टाइम तक चल सकता है। तो जिस ईयर में हमने जो ओरिजिनल कंपल्सरी एक्विजिशन के अमाउंट को टैक्सेबल किया था, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो एनहांस्ड कॉम्पनसेशन भी लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट होगा, और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो एनहांस्ड कॉम्पनसेशन भी शॉर्ट टर्म की तरह ट्रीट होगा। क्लियर?
एनहांस कॉम्पनसेशन समझ में आया कि एनहांस कॉम्पनसेशन होता क्या है और उसकी टैक्सेबिलिटी हम कैसे कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल कंपल्सरी इक्विजिशन का जो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म है तो एनहांस कॉम्पनसेशन भी लॉन्ग टर्म ट्रीट होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो एनहांस कॉम्पनसेशन भी शॉर्ट टर्म ट्रीट होगा। क्लियर? सो आंसर इज सी, short term or long term depending upon the condition upon capital gain of original acquisition. Clear? So answer is C. I hope concept समझ में आया होगा आप लोगों को। कंपल्सरी इक्विजिशन क्या होता है, कॉम्पनसेशन क्या होता है, एनहांस कॉम्पनसेशन क्या होता है और उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, where the company purchase its own shares it will be taxable as, purchase its own share means buyback, कंपनी बायबैक करिए तो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, शेयर होल्डर्स के हैंड में। क्लियर? आंसर बी इज करेक्ट। Where the company purchases its own shares, it will be taxable in the hand of shareholder. Clear? Next question. Transfer of capital asset under will or gift or to irrevocable trust shall be. ट्रांसफर किया हमने कैपिटल एसेट को अंडर विल और गिफ्ट, अंडर विल और गिफ्ट और टू इरिवोकेबल ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट किसके हैंड में टैक्सेबल होगा। देखो मिस्टर ए है, ये हुए डोनर, डोनर मीन्स जो उन्हें अपनी गिफ्ट प्रोवाइड करा रहे है, जो विल बना रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, डोनर। और जो रिसीव कर रहा है दैट इज मिस्टर बी, दैट इज डोनी। क्लियर? ठीक है, डोनर कौन हुआ, मिस्टर ए, जो अपनी विश के अकॉर्डिंग किसी को अपनी या तो विल प्रिपेयर कर रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं कैपिटल एसेट। ठीक है, किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, मिस्टर ए के हैंड में। रीजन क्या है उसका, मिस्टर, हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई गिफ्ट हम रिसीव कर रहे हैं हमारे रिलेटिव से तो वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो उसका सीधे से कॉन्सेप्ट है, अगर ट्रांसफर करें हम कैपिटल एसेट अंडर विल, गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट तो हम उसे क्या, किसके हैंड में टैक्सेबल करेंगे, इन द हैंड ऑफ डोनर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the period of holding of shares acquired by the conversion of debentures shall be reckoned as, क्या कर रहे हैं हम, शेयर्स का कन्वर्जन हुआ है, सॉरी डिबेंचर्स का कन्वर्जन हुआ है शेयर्स का। अब हम उनकी होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब से हमने डिबेंचर को होल्ड किया था वहां से हम उसकी होल्डिंग पीरियड को सॉरी जहां से कन्वर्जन हुआ है वहां से हम उसकी होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें, the period of holding of shares acquired by the कन्वर्जन हुआ है डिबेंचर्स का होल्डिंग में, शेयर्स में डिबेंचर का कन्वर्जन हुआ है। अब हम शेयर्स की होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहां से करेंगे, जब से डेट ऑफ कन्वर्जन से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, capital gain on slump sale, is slump sale पे कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है, whether it is short term or whether it is long term. So answer C is correct, depend on the condition. Capital gain है slump sale पे short term भी हो सकता है, long term भी हो सकता है। Clear? Now next question,
where the capital asset become the property of assessee. In any mode, the cost of acquisition for such asset. Capital asset कैसे treat हो रही है अब? Property of the assessee. Capital asset it is treated now, it is treated as the property of the assessee. अब capital asset की हम cost of acquisition कैसे treat करेंगे? देखो, the cost of previous owner, जो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट थी जिसमें उसने एक्वायर किया था, वही अब न्यू ऑनर की जिसकी वो प्रॉपर्टी ट्रीट हो रही है उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरह ट्रीट करेंगे. क्लियर? नाउ अब तक हमने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ चाहिए, इफ यू रिक्वायर द पीडीएफ, यू सेंड योर पीडीएफ रिक्वेस्ट ऑन द ऑफिशियल नंबर ऑफ NRK9. द पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड. क्लियर? अगर फिर भी कोई क्वेरीज होती हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं. एंड एंजॉय द सीरीज एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एवरीवन.